अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 12 यूनिट नंबर 4 डेटा इन एनालिसिस के लेक्चर 2 को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसी लेक्चर में हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सही है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल्स और रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स इंक्लूडिंग देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ये दोनों सिस्टम्स जो है ना कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। मशीन लर्निंग बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद सीखती है, जबकि रूल बेस्ड सिस्टम वो होता है जो जहाँ इंसान पहले से ही रूल्स लिखते, ठीक है ना। तो इसको हम जो है वो डिटेल में देखते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मशीन लर्निंग मॉडल्स, हाउ डू मशीन लर्निंग मॉडल्स मेक प्रिडिक्शंस। ये भी यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो गया। ओके, मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन को डेटा से सीखना, ठीक है, मशीन का डेटा से सीखना। ओके, यानी हम कंप्यूटर को डायरेक्टली रूल्स नहीं बताते, हम उससे जो है ना डेटा देते हैं और वो खुद अपने आप पैटर्न से सीखता है। ओके, जैसे अगर हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को हज़ारों पिक्चर्स देते हैं, कुछ पिक्चर्स डॉग्स की और कुछ कैट्स की, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, तो ये मॉडल खुद सीख लेता है कि डॉग और कैट के फीचर्स क्या हैं। जब हम उसे न्यू इमेज देते हैं तो वो प्रिडिक्ट करता है कि क्या ये डॉग है या फिर कैट। यहाँ पे कोई प्रोग्रामर जो है ना एक्सप्लिसिटली रूल्स नहीं लिख रहा। अगर जो है वो 4 लेग्स हैं और जो है वो टेल है तो वो डॉग होगा, ठीक है। ये मशीन खुद ये पैटर्न जो है वो डिटेक्ट करती है, ठीक है। या फिर जो है वो कैट का भी सेम पैटर्न है, अब वो उनमें से दोनों में से डिफरेंसेस कुछ ना कुछ उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, एक का फेस किस तरह का है, डॉग का फेस किस तरह का है। ओके, देन हम बात करते हैं कि हाउ मशीन लर्निंग मॉडल्स मेक प्रिडिक्शंस। अब ये प्रिडिक्शन किस तरह से करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरता है, सही है। ट्रेनिंग फेज जो होता है ना, मॉडल को पास डेटा दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पैम फिल्टर को पहले से 1000 ईमेल्स दिए जाते हैं, कुछ स्पैम और कुछ नॉट स्पैम। स्पैम जैसे कि इसका लर्निंग पैटर्न किस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि मॉडल जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि स्पैम ईमेल्स में कॉमन फीचर्स क्या हैं, जैसे कुछ कीवर्ड्स, विन, लॉटरी, अर्जेंट, कंग्रेचुलेशंस। अब जो प्रिडिक्शन फेज होता है ना इसका, उसमें क्या आता है, जब न्यू में ईमेल आती है, मॉडल प्रिडिक्ट करता है उसके कीवर्ड्स को देख के कि वो स्पैम है या नहीं। यानी वो हर नए डेटा पे अपने पुराने एक्सपीरियंस की बेस पर डिसीजन लेता है, जैसे ह्यूमन करता है। ओके, बिल्कुल हमारी तरह जो है ना मशीन लर्निंग भी काम करती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मशीन लर्निंग की, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो मतलब मशीन लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेजेस, वीडियोस और नेचुरल लैंग्वेज जैसी कम्प्लेक्स डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम या गूगल फोटोज फेस डिटेक्शन की, तो ये भी इस मशीन लर्निंग का एडवांटेज है, यहाँ पे अच्छे से काम कर सकता है। हमारे जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, पास्ट इंटरेस्ट को देखते हुए हमें वो न्यू शोज, न्यू जो है वो वीडियोस रिकमेंड करता है। ओके, देन लर्न्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम डेटा विदाउट मैनुअल रूल। इसका मतलब है कि हर बार जब नया डेटा मिलता है तो मॉडल अपने आप इम्प्रूव होता जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, जितनी ज़्यादा मूवीज़ आप देखेंगे, या यूट्यूब का जो सिस्टम है रिकमेंडेशन का, उतना ज़्यादा वो आपकी चॉइस के मुताबिक आपको समझने लगेगा, आपकी सर्च के मुताबिक। आपने जो कीवर्ड सर्च किए, आपने जो वीडियो सर्च की, उसी तरह की आपको जो है वो सजेशंस आने लगती हैं, सही है ना। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। लिमिटेशंस यानी कि इसके क्या हमारे पास जो है ना नुकसान आते हैं, सही है। क्या क्या चीज़ें इसको जो है वो लाइक नीड्स आर, इट रिक्वायर्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाई क्वालिटी डेटा टू परफॉर्म वेल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है।
अगर डेटा कम हो या बायस्ड हो तो मॉडल गलत जो है ना वो सीख लेगा, गलत सीखेगा। अगर आप सिर्फ व्हाइट कैट्स की पिक्चर पे ट्रेन कर दें मॉडल को, तो मॉडल ब्लैक कैट को तो पहचान नहीं पाएगा ना, कैट्स के तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। सही है। अच्छा, फिर इसकी एक और चीज़ है, ये जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स। एक जो ब्लैक बॉक्स नेचर है ना, कभी कभी समझना मुश्किल होता है कि मॉडल ने ये डिसीजन लिया कैसे। जैसे एक कम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का लॉजिक एक्सप्लेन करना टफ होता है। सही है। उसके अलावा मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर और टाइम लगता है, जैसे जीपीयूज और लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है। कभी कभी जो है ना मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतना याद कर लेता है कि न्यू डेटा पे गलत रिजल्ट्स देता है, जैसे स्टूडेंट सिर्फ रट्टा लगा ले, सही है, कंसेप्ट उसको समझ ना आए, और वो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन याद कर ले, और उससे उसके जो है ना क्या कहें हम, अगर उससे उसकी लिमिटेशंस पूछी जाए तो वो लिमिटेशंस में भी मशीन लर्निंग के एडवांटेजेस और डेफिनेशन को लिख के आ जाए। रट्टा लगाया था ना इसलिए। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स की। रूल बेस्ड एल्गोरिदम जो हैं, ये ना ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहाँ हम कह सकते हैं कि हम जो है ना कंप्यूटर को प्रीडिफाइंड लॉजिकल रूल्स देते हैं। जैसे हमने कोई उसको एक ये स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे है इफ देन, यानी कि हमने कह दिया कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 देन टर्न ऑन फैन, एल्स टर्न ऑफ फैन। ये हमने एक कंडीशन लगा ली। ओके। यहाँ मशीन खुद कुछ नहीं सीखती, बल्कि बस ह्यूमन रिटन रूल्स को फॉलो करती है। ऐसा सिस्टम जो है वो सिंपल और प्रिडिक्टेबल जो है ना सिचुएशंस के लिए बेस्ट होते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में इसमें जो है ना कोई लार्ज डेटा नहीं चाहिए होता। ये सिस्टम जो है वो डेटा से सीखते नहीं है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा हम इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जब तक कंडीशंस फिक्स्ड हैं, ये सिस्टम रिलायबल जो है ना रिजल्ट देता है, जैसे कि कैलकुलेटर हर बार सेम इनपुट पे सेम आउटपुट देता है। ओके। उसके अलावा मशीन लर्निंग के मुकाबले में रूल बेस्ड एल्गोरिदम जो है ना, ये लाइट वेट होते हैं। उन्हें जीपीयूज, ह्यूज डेटा सेट्स या कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स की ज़रूरत नहीं होती। सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है साथ में। ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है रूल बेस्ड एल्गोरिदम की, कि अगर कोई न्यू सिचुएशन आती है जिसके रूल्स पहले नहीं लिखे गए तो सिस्टम फेल हो जाता है। अगर कैलकुलेटर को अगर हम बात करेंगे, उसको न्यू फॉर्मूला दिया जाए जिसे वो नहीं जानता, वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। ओके। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए रूल बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड इनपुट के लिए काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या इमेज रिकॉग्निशन के लिए नहीं। ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे जैसे रूल्स बढ़ते हैं ना तो सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाता है, और हर न्यू केस के लिए नए रूल्स लिखने पड़ते हैं। और लास्ट वन, इसमें कोई लर्निंग एबिलिटी नहीं होती। हर नए प्रॉब्लम के लिए मैनुअल अपडेट ज़रूरी होती है, ये कभी खुद इम्प्रूव नहीं होता। सही है। अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स। सही है। अच्छा, देखें इन दोनों में जो डिफरेंस है, अगर हम इनकी बात करें तो मशीन लर्निंग जो है वो किससे सीखती है? पैटर्न से। यानी कि वो जो है उसके पास जो भी पैटर्न होगा, उस सपोज करते हैं उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उससे लर्न करेगी। ठीक है। और उसके बाद वो कोई डिसीजन लेगी कि क्या ये चीज़ है नहीं है, जो भी कोई उसका काम है वो इस तरह से करती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रूल बेस्ड एल्गोरिदम की, तो इसमें फिक्स रूल चलते हैं। सही है। इसमें कोई जो है ना ऐसा नहीं है कि कोई प्रिडिक्ट करे, ये खुद से कोई चीज़ अडाप्ट कर सके, इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो अडाप्टेबिलिटी है, मशीन लर्निंग में अडाप्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी लाइक नए डेटा के साथ रिएक्ट करना। मशीन लर्निंग मॉडल हर नए डेटा के साथ अडाप्ट कर लेता है। अगर इन्वायरमेंट या कंडीशन सपोज करते हैं चेंज हो जाए, तो ये नए पैटर्न्स के हिसाब से अपना डिसीजन अपडेट कर लेता है। जैसे हमने बात की रिकमेंडेशन सिस्टम की,
ओके, रूल बेस्ड सिस्टम जो है ना अडॉप्टेबिलिटी को शो नहीं करता। अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो सिस्टम को मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है। अगर कैलकुलेटर में रूल लिखा है 2+2=4 और कल आप उसे न्यू ऑपरेशन सिखाना चाहें स्क्वायर रूट का, तो आपको मैन्युअली न्यू रूल लिखना पड़ेगा, वो खुद से कभी भी नहीं करेगा ये काम। ओके, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। सही है, फ्लेक्सिबिलिटी और डेटा हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग फ्लेक्सिबल होती है और कम्प्लेक्स या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल कर लेती है, जैसे इमेजेस, वीडियोस, नेचुरल लैंग्वेज। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ काम करती है। जैसे गूगल फोटोज में जब आप किसी पर्सन की फोटो सर्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। वो इमेज रिकग्निशन मशीन लर्निंग ही करती है क्योंकि वो फेसेस और पैटर्न को डेटा से सीख रही होती है। ओके, रूल बेस्ड एल्गोरिदम सिर्फ फिक्स्ड और स्ट्रक्चर डेटा के साथ काम करती है। अगर इनपुट अनप्रिडिक्टेबल या एम्बिगियस हो जाए तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। ओके, देन हम नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा रिक्वायरमेंट और एक्यूरेसी की, तो मशीन लर्निंग को ज़्यादा और हाई क्वालिटी डेटा चाहिए होता है। अगर डेटा ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, यानी जितना ज़्यादा सीखेगा उतना बेहतर प्रिडिक्ट करेगा। ओके, अगर आप एआई मॉडल को 1 लाख हैंड राइटिंग सैम्पल्स देते हैं ना, तो वो हैंड राइटिंग रिकग्निशन में बहुत एक्यूरेट हो जाती है। अब रूल बेस्ड एल्गोरिदम स्मॉल डेटा के साथ भी काम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ लिखे हुए रूल्स को फॉलो कर रहा होता है। उसे सीखने के लिए डेटा चाहिए ही नहीं है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कभी इम्प्रूव नहीं होती जब तक कि रूल्स मैनुअली चेंज ना किए जाए, खुद ब खुद नहीं होती। अगर रूल लिखा है कि अगर इनपुट में @ हो तो ईमेल वैलिड है, तो वो सिर्फ उसी रूल को हिसाब से चलेगा, उसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड कर सकता। अगर कल को कोई नया पैटर्न आ जाए जिससे स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हों, तो रूल चेंज करना पड़ेगा, आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। ओके, फिर अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो मशीन लर्निंग उन फील्ड्स में यूज़ होती है जहां इन्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, ठीक है, जैसे कि स्पैम फिल्टर्स में, इमेज रिकॉग्निशन में, फेस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, रिकमेंडेशन जैसे सिस्टम जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह। ओके, उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सीरियल एक्सा वगैरह। जबकि रूल बेस्ड एल्गोरिदम उन एरियाज में बेस्ट है जहां कंडीशन फिक्स्ड होती है, नॉन कंडीशंस, ठीक है, और प्रिडिक्टेबल जैसे कैलकुलेटर, फॉर्म वैलिडेशन। उसके अलावा थर्मोस्टेट वगैरह, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एसी ऑन कर दें, कुछ इस तरह का टाइप का डेटा। ओके, सो बेसिकली हमने क्या देखा मशीन लर्निंग वाले टॉपिक में कि मशीन लर्निंग जो है वो किस तरह से काम करती है, और जो रूल बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मशीन लर्निंग का आप ऐसे सोच लें कि ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो हर रोज़ नए एक्सपीरियंस से सीखता है। उसे अगर कोई न्यू प्रॉब्लम मिलती है तो वो सोचता है, पैटर्न को समझता है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो फिर सोल्यूशन निकालता है। यानी मशीन लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखता है और रूल बेस्ड एल्गोरिदम इंस्ट्रक्शन से काम करता है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं केस की कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी है ये। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मॉडल बिल्डिंग इन मशीन लर्निंग इंक्लूडिंग डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन। अच्छा जी, मशीन लर्निंग सिर्फ कोई एक जो है ना फैंसी वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मशीन को इंसान की तरह सोचने, समझने और सीखने देता है। जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, पहली दफ़ा गलती होती है, दूसरी दफ़ा बेहतर करते हैं, मशीन भी एग्जैक्टली यही काम कर रही होती है। लेकिन मशीन को सीखने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम आज जो है ना अभी डीपली समझने वाले हैं, स्टेप 1 से लेके स्टेप नंबर 7 तक विद रियल एग्जाम्पल्स। ओके, और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स इन वीडियोस के थ्रू सॉल्व होती हो, आपको लेक्चर क्लियर हो जाता हो, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है ना सही से समझाए जा रहे हैं, तो आप जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज में जो भी आपके फेलोज़ हैं, जो भी आपके जिन रिलेटिव्स में कोई जानने वाले पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें। ओके, अच्छा, अब हम समझते हैं जो है वो स्टेप नंबर 1 को अपने, ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड
प्री प्रोसेसिंग। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का, मतलब मशीन को सीखने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। जैसे इंसान किसी एग्जाम से पहले सिलेबस देखता है ना, उसको पढ़ता है, तैयार करता है, मशीन को भी ट्रेनिंग के लिए सिलेबस चाहिए। और वो सिलेबस क्या है? मशीन के लिए सिलेबस है डेटा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है शॉर्ट, हाउ इज डेटा कलेक्टेड एंड प्री प्रोसेस टू मेक इट क्लीन एंड सुटेबल फॉर एनालिसिस। यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। ओके, अब डेटा हर जगह होता है। डेटा तो वेबसाइट्स में, डेटाबेस में, सेंसर्स, कैमरास, यूजर फॉर्म्स, सर्वे, हर जगह। अगर हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहें जो प्रिडिक्ट करे कि स्टूडेंट पास होगा या फेल, तो हमें उसके मार्क्स, अटेंडेंस, असाइनमेंट स्कोर और क्विज रिजल्ट चाहिए होंगे। ये सब हम कलेक्ट करेंगे अलग अलग रिलायबल सोर्सेस से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रॉ डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता। ओके, रॉ डेटा जो है ना, हमें तो परफेक्ट डेटा चाहिए। कभी कहीं कुछ वैल्यूज मिसिंग होती हैं रॉ डेटा में, कहीं एक्स्ट्रा स्पेस, डुप्लीकेट एंट्रीज, गलत स्पेलिंग या फिर आउट ऑफ रेंज वैल्यूज होती हैं। ऐसा होता है ना, तो मशीन को रॉ डेटा को जो है ना मशीन समझ नहीं पाती, उससे प्री प्रोसेस्ड फॉर्म में डेटा चाहिए होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। अब कॉमन जो प्री प्रोसेसिंग की स्टेप्स हैं वो हैं नॉर्मलाइजिंग वैल्यूज, यानी कि हर फीचर को एक जैसे स्केल पे लाना, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। आप सोचें अगर कॉलम की वैल्यूज हैं 0 से 100 के बीच और दूसरे की हैं 0 से 1 के बीच, तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी ना कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 से 1 वाला या 0 से 1000 वाला। सही है। अब नॉर्मलाइजेशन करके हम सब वैल्यूज को एक लेवल पे ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है ना हमने मार्क्स को 0 टू 1 के स्केल पे कन्वर्ट कर देना है तो कंपैरिजन फेयर हो जाता है। फिर है सेकंड वन, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। मशीन मिसिंग एंट्रीज से डील नहीं कर सकती। सो अगर अटेंडेंस किसी स्टूडेंट की मिसिंग है तो जो है ना उसको हम या तो हम उस रो को हटा देते हैं, मिसिंग जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर देंगे, या मिसिंग वैल्यू को किसी जो है वो हम क्या कर देंगे कि हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये बेसिकली ये काम सारा क्या इंश्योर करता है कि मॉडल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे डिसीजन ना ले। अगर वो इनकम्प्लीट पे डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली कुछ गलत जो है वो आउटपुट देगा। इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, मशीन लर्निंग सिर्फ नंबर्स समझती है, टेक्स्ट नहीं। ओके, अगर हमारे डेटा सेट में मेल और फीमेल लिखा हुआ है तो हम इसे जो है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब न्यूमेरिक में हमें कन्वर्ट करना होता है, सही है, जैसे 0 और 1। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग। सिमिलरली पास और फेल के लिए है कि हम पास को 1 कर दें और फेल को हम 0 कर दें। अगर हम एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है ना प्रिडिक्टर बना रहे हैं तो हम नॉर्मलाइज करेंगे मार्क्स, मिसिंग अटेंडेंस फिल करेंगे और जेंडर को एनकोड करेंगे। अब मॉडल के लिए डेटा रेडी है, बिल्कुल क्लीन और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ओके, अच्छा, स्टेप 2 है चूजिंग द एल्गोरिदम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये सातों स्टेप्स जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये साथ के साथ स्टेप्स बहुत ज़्यादा जो है ना इनका डिसीजन लेने में, मशीन के डिसीजन लेने में इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हाँ एल्गोरिदम पे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है कि किसी पेशेंट को कौन सी जो है ना मेडिसिन देनी है। अब देखें, जो मेडिसिन मिलती है ना पेशेंट को, वो भी उसके प्रॉपर जो है वो डायग्नोस करके देखा जाता है। हर प्रॉब्लम का एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है। मशीन लर्निंग में भी जो है वो अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम होती हैं और उनके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जब हम कैटेगरीज प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, स्टूडेंट पास है या फेल, पेशेंट को डिजीज है या नहीं, तो आउटपुट हमेशा कैटेगोरिकल होता है, यस, नो, ट्रू, फॉल्स और पास और फेल। स्टेप नंबर जो नेक्स्ट है रिग्रेशन है। रिग्रेशन जब हमें किसी न्यूमेरिक वैल्यू को का अंदाज़ा लगाना होता है, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना, जैसे टेम्परेचर को एस्टिमेट करना, या कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग हैबिट्स की बेस पे क्लस्टर कर देना। ओके, सॉरी,
रिग्रेशन में ये चीज़ नहीं है। रिग्रेशन में जो है हमारे पास होता है कि हम न्यूमेरिक वैल्यू को अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। उसके अलावा किसी की मार्क्स जो है वो 100 में से कितने। क्लस्टरिंग में जो है ना, हम जो है वो लेबल्स पहले से डिफाइन इसमें नहीं होते। जब डेटा के लेबल्स डिफाइन नहीं होते ना, तब क्या होता है कि मॉडल खुद ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे कोई न्यूज़ आर्टिकल्स को उनकी टॉपिक की बेस पे ग्रुप कर देना, या कस्टमर हैं उनकी शॉपिंग हैबिट्स की बेस पे उनको क्लस्टर कर देना। अगर आप मॉडल बनाना चाहते हैं ना, जो प्रिडिक्ट करे कि स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम में फेल करेगा या पास, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि उसके मार्क्स कितने होंगे, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। स्टेप 3 है हमारा ट्रेनिंग द मॉडल। एल्गोरिदम को चूज करने के बाद ट्रेनिंग का फेज आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है ये ट्रेनिंग। यहाँ मॉडल एक्चुअली सीखता है कि बिल्कुल जो है ना इंसान की तरह सीख रहा होता है। मॉडल को हम अपना क्लीन डेटा सेट देते हैं और वो अपने अंदर के मैथमेटिकल पैरामीटर्स एडजस्ट करता है ताकि हर प्रिडिक्शन सही हो। जितनी दफ़ा वो गलती करेगा उतनी दफ़ा अपने आप को करेक्ट करता जाएगा। यही लर्निंग प्रोसेस है। अगर मॉडल प्रिडिक्ट करे, सपोज करते हैं कि एक स्टूडेंट के मार्क्स 80 होंगे लेकिन एक्चुअल 75 है, तो वो डिफरेंस नोट करेगा कि ये एरर आ गया और अपने वेट्स एडजस्ट करेगा ताकि अगली बार 75 के करीब प्रिडिक्ट करे। यानी मॉडल अपनी हर गलती से सीख रहा होता है। यहाँ पर जितना ज़्यादा और हाई क्वालिटी डेटा होगा ना, मॉडल उतना ही इंटेलिजेंट डिसीजन लेगा। ओके, स्टेप 4 है वैलिडेशन, यानी कि मॉडल की स्मार्टनेस को चेक करना। एक क्वेश्चन भी है, हाउ डू वैलिडेशन स्टेप हेल्प इन चेकिंग द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। अच्छा जी, इसके आंसर को भी हम डिस्कस करते। जो ट्रेनिंग के बाद का फेज है ना, इसमें हम ये चेक कर रहे होते हैं कि मॉडल सिर्फ याद नहीं कर रहा बल्कि समझ भी रहा है, ये नहीं कि वो रट्टा लगा रहा है। इस स्टेप को जो है ना वैलिडेशन कहा जाता है। वैलिडेशन में हम एक अलग डेटा सेट देते हैं जिसे मॉडल ने कभी नहीं देखा होता। अगर वो उस पर भी एक्यूरेट रिजल्ट दे तो इसका मतलब मॉडल ने कंसेप्ट समझ ली। जैसे आपको कोई टीचर जो है वो लेक्चर पूरा दे और उस लेक्चर से रेलिवेंट हो बट हट के कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो वहां पे पता चलता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। ओके, इसी तरह से अगर जो है ना उस पे उस डेटा सेट पे मॉडल ने सही रिजल्ट दिया तो मतलब सब सही जा रहा है। लेकिन अगर वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे सही काम करे और नई डेटा पे गलत करे तो इसका मतलब है ओवरफिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग क्या होता है? एक स्टूडेंट सिर्फ अपने पास पेपर के क्वेश्चन रटा लगा दे, एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए और वो फेल हो जाए, तो ये ओवरफिटिंग है। ओके, डेटा याद कर लिया लेकिन कंसेप्ट नहीं समझा। वैलिडेशन हमें इंश्योर करती है कि मॉडल जनरलाइज कर सकता है, यानी हर सिचुएशन में स्मार्ट बिहेव करे। ओके, स्टेप नंबर 5 इज टेस्टिंग द मॉडल। अच्छा, मॉडल को फाइनल टेस्ट डेटा सेट के साथ टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, फिर क्या होता है कि ये स्टेप बिल्कुल फाइनल एग्जाम की तरह होता है। टेस्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, स्टेप नंबर 5 की। ठीक है, जहाँ ये देखा जाता है कि मॉडल रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करेगा, यानी कि टेस्टिंग हो रही होती है। अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड के क्लोज हैं मतलब मॉडल रेडी है डिप्लॉयमेंट के लिए, अगर नहीं तो फिर से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसको कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में टेस्ट किया जाता है। जैसे कि एक ऐप चेक करें, करना चाहते हैं कि वो स्पैम ईमेल्स 95% एक्यूरेसी से डिटेक्ट करती है या नहीं। अगर टेस्ट रिजल्ट्स इस लिमिट तक पहुंच जाएं तो मॉडल रेडी है। अगर नहीं तो फिर उसमें जो है ना मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी उसको फाइनली लॉन्च करने से पहले, ताकि बाद में इश्यूज मत हों, बाद में नेगेटिव फीडबैक मत मिले यूज़र से और तब जो है ना सारी टीम जो है वो डिसअपॉइंट हो, सारे उनके पैसे जो है वो ज़ाया हो जाए। स्टेप नंबर 6 है डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब मॉडल इस स्टेप में होता है डिप्लॉय, यानी रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में लॉन्च कर दिया जाता है। अब मशीन अपने रियल यूजर्स के डेटा से जो है ना काम करती है और सीखती रहती है। जैसे जीमेल को स्पैम फिल्टर जब आप मार्क कर दे मार्क है स्पैम, सिस्टम उस फीडबैक से सीखता है। अगली दफा जब कोई सिमिलर ईमेल आती है वो खुद से उसे स्पैम फिल्टर में डाल देता है बिना ह्यूमन की हेल्प के। डिप्लॉयमेंट के बाद भी मशीन लर्निंग मॉडल कॉन्टिन्यूसली सीखता रहता है। ये नहीं है कि उसका काम जो है वो सारा खत्म हो गया।
यही उसकी जो है ना मशीन लर्निंग के मॉडल की एक स्ट्रेंथ है। सही है। स्टेप नंबर 7 है हमारे पास रिपीटेड रिफाइनमेंट एंड इवेल्युएशन। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती ना। मशीन लर्निंग मॉडल को टाइम के साथ साथ रिफाइन और इवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक है। अगर नए डेटा आता है, नए ट्रेंड्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्पैम ईमेल्स के नए पैटर्न्स बन रहे हैं, तो मॉडल को अपडेट करना ज़रूर होता है। देखिए, ये अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रूल बेस्ड वाली बात आ गई है इसमें, ऐसा नहीं है। बट नए पैटर्न्स को तो समझना ज़रूरी है ना। कोई चीज़ ही चेंज होगी, किसी का रूल ही पूरा चेंज हो गया। सही है। कभी कोड चेंज करना पड़ता है, कभी नए फीचर्स ऐड करना पड़ते हैं, कभी डेटा दोबारा क्लीन करना पड़ता है। सही है। पहले जो है ना, सपोज करते हैं कि एक मेल आई, उसमें कीवर्ड था विन अ फ्री आईफोन। ईमेल ये जो है वो स्पैम होता था। अब लोग जो है वो कुछ थोड़े और आई कैचिंग वर्ड्स और कुछ बटरिंग कर रहे हैं कि लिमिटेड टाइम गिव अवे। गिव अवेज का वर्ड तो आपने सुना होगा, लिखने लगे हैं। तो मॉडल को नए कीवर्ड्स का समझना ज़रूरी है, ताकि वो नए पैटर्न्स के साथ साथ जो है ना लाइक सीख जाए कि हाँ भाई कुछ इस तरह के कीवर्ड्स भी आ गए मार्केट में। इसी तरह से हर मशीन लर्निंग सिस्टम जो है ना इवॉल्व करता रहता है। जैसे एक टीचर अपनी टीचिंग मेथड हर साल, हर आने वाले दिन जो है वो बेहतर करने की कोशिश करता है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक। ओके। सो ये था हमारा आज का लेक्चर 2। इसमें हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर किया, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कवर किया। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फीडबैक है, वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।